For next video, please like, share and subscribe my channel. आज का हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर का बड़ा ही खास टॉपिक, अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये टॉपिक बड़ा ही जरूरी है इस चैप्टर में, और इस टॉपिक का नाम है डेंसिटी ऑफ सॉलिड। जी बच्चे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी तो आपको पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज, देखिए सॉलिड की डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब डेंसिटी सेम रहती है, चाहे आप इतनी सी चीज की निकालो चाहे इतनी चीज की निकालो। जैसे पानी है, एक गिलास पानी की डेंसिटी या एक नदी पानी की डेंसिटी सेम रहेगी, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपको पूरे सॉलिड की डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल लो। जो एक यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही पूरे सॉलिड की डेंसिटी होगी। तो ध्यान रखना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक सॉलिड की डेंसिटी एक यूनिट सेल की डेंसिटी के इक्वल होती है। अब यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बिल्कुल क्लियर है हमें ये बात। अब यूनिट सेल का मास क्या होगा, यूनिट सेल का मास क्या होगा, ध्यान दो। देखिए N0 दैट इज एवोगैड्रो नंबर का मास होता है m। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास होता है m, तो एक एटम का मास होगा m/n0, और यूनिट सेल में जो एटम होते हैं वो होते हैं Z, तो Z एटम का मास होगा Z इंटू m अपॉन n0। बच्चे ध्यान रखना, एवोगैड्रो का मास होता है m, तो एक एटम का मास हो गया m/n0, और यूनिट सेल में एटम होते हैं Z, तो Z एटम का मास हो गया Z इंटू m/n0। तो ये हो गया Z एटम का मास। Z क्या है, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एटम हो गए या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए। अगर एटॉमिक सॉलिड हुआ, एलिमेंट्री सॉलिड हुआ तो नंबर ऑफ एटम हो गया, और अगर आयनिक सॉलिड हुआ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। Z हो गया नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमारे पास यूनिट सेल का मास हो गया Z इंटू m अपॉन n0, तो मास ऑफ यूनिट सेल हो गया Z इंटू m अपॉन n0। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि यूनिट सेल कैसा है, तो डिपेंड करता है कि यूनिट सेल कौन सा है, क्यूबिक है, रोम्बिक है, हेक्सागोनल है, उसी हिसाब से वॉल्यूम ले लेना। क्यूबिक होगा तो वॉल्यूम A क्यूब ले लेना, ऑर्थोरोम्बिक होगा तो A इंटू B इंटू C ले लेना, और अगर कोई हेक्सागोनल होगा तो A स्क्वायर B साइन थीटा ले लेना, और अगर हेक्सागोनल में रेडियस दिया हो तो ये ले लेना। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वैसे आमतौर पे क्यूबिक ही होता है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं A क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गई हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गई, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हो गई, ध्यान देंगे सभी।
तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गई Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एम जीरो। और ध्यान रखना ये है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको लिखते हैं रो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहता है। और ध्यान रखना ए जो है वो एज लेंथ है, और वो भी सेंटीमीटर में। अगर ए आमतौर पे एक पिकोमीटर में होता है, अगर एक पिकोमीटर में होगा तो एक पिकोमीटर 10 की -12 मीटर होता है, 10 की -10 सेंटीमीटर होता है। तो एक पिकोमीटर का क्यूब 10 की -10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब है ना, 10 की -30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो एक पिकोमीटर 10 की -12 मीटर होता है, मतलब 10 की -10 सेंटीमीटर होता है, और एक पिकोमीटर का क्यूब हो जाएगा 10 की -30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना, अगर एज लेंथ सेंटीमीटर में दी है तो ये फॉर्मूला, पर अगर एज लेंथ आपको पिकोमीटर में दी है तो आपको यहां पे इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी हमेशा सेंटीमीटर में ही आनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना, अगर एज लेंथ आपको पिकोमीटर में दी है तो आपको 10 की -30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि डेंसिटी फिर से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आए। क्योंकि चाहे ध्यान रखना, डेंसिटी अधिकतर वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालता है, और वो आंसर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही चाहता है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर ए सेंटीमीटर में हो तो ये फॉर्मूला, पर अगर ए पिकोमीटर में हो तो 10 की -30 कर देना। और ऐसा भी हो सकता है कि ए आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हो, और 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10 की -10 मीटर, मतलब 10 की -8 सेंटीमीटर। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग का क्यूब हो जाएगा 10 की -24 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आपको डेंसिटी एज लेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हो, क्या बच्चे, अगर आपको एज लेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हो तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 10 की -24, क्योंकि एक आर्मस्ट्रॉन्ग 10 की -8 होता है, और एक आर्मस्ट्रॉन्ग का क्यूब 10 की -24 हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हो, डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगी। और अगर गलती से आपको एज लेंथ मीटर में दी हो, वैसे ऐसा बहुत कम होता है कि एज लेंथ मीटर में दी हो। हाँ बच्चे, अगर एज लेंथ मीटर में दी हो, क्योंकि देखिए बच्चे इधर ध्यान दीजिए, ये डेंसिटी आमतौर पे वो सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही निकालता है। अगर ए सेंटीमीटर में हो तो अच्छी बात है, ये फॉर्मूला हो गया, पर अगर ए पिकोमीटर में हो तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेना, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही चाहिए हमें। और अगर एज लेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग में हो तो फिर 10 की -24 से मल्टीप्लाई करना, डेंसिटी फिर से सेंटीमीटर में आ जाएगी। और अगर गलती से एज लेंथ 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो अगर गलती से एज लेंथ मीटर में दी हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला होगा Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू n0 इंटू 10 की पावर 6। अगर ए मीटर में दिया है और डेंसिटी निकालनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि आमतौर पर डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही पूछता है। तो ध्यान रखना बच्चे इस बात का, सेंटीमीटर में दिया है तो ये फॉर्मूला, पिकोमीटर में दिया है तो 10 की -30 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आए। और अगर
आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया है तो 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आए, और अगर मीटर में दिया है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आए। पर ध्यान रखना ये मैंने 4 फॉर्मूले बता दिए, पर यूज ज्यादातर यही होगा पिकोमीटर वाला। तो बच्चे ध्यान रखना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। एच लेंथ आमतौर पे पिकोमीटर में ही दी होती है, सभी ध्यान देना, सुनिएगा। तो हमारा डेंसिटी का फाइनल फॉर्मूला हो गया रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻30, वेयर ए इज इन पिकोमीटर and density will be in gram per centimeter cube because we have converted the picometer into centimeter by multiplying it with 10⁻30। अब बच्चे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, पर क्वेश्चन से पहले आप लोग कुछ बातें समझ लें। पहली बात, तो बच्चे डेंसिटी के न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या दे सकता है, क्या क्या पूछ सकता है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी। क्या क्या आपको दे सकता है और क्या क्या पूछ सकता है, सुनिएगा। पहली बात, या तो आपको एवोगैड्रो नंबर, एन नोट क्या है, एवोगैड्रो नंबर, या तो एवोगैड्रो नंबर गिवन होगा जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर आपको एवोगैड्रो नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो n0 कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के बाद लगभग उतना ही आएगा, 6.022 10 की पावर लगभग इतना ही आएगा। किसी में 6.04 हो जाएगा, किस में 6.03 हो जाएगा, किस में 6.01 हो जाएगा, पर लगभग रहेगा उतना ही, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10। या तो गिवन होगा या कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास आती है एम। एम होता है मोलर मास। मोलर मास या तो बच्चे गिवन होगा आपको, या फिर इस फॉर्मूले से निकाल लेना, नंबर ऑफ एटम in given mass W by M into N naught। बच्चे मोलर मास या तो आपको गिवन होगा या इस फॉर्मूले से निकाल लेना। सुनना, या आप तो आपको मोलर मास गिवन होगा या नंबर ऑफ एटम गिवन होंगे, और नंबर ऑफ एटम इन्हें गिवन मास गिवन होंगे तो यहां से मोलर मास निकाल लेना। अच्छा, मोलर मास भी या तो गिवन होगा या फिर पूछा जाएगा। मोलर मास या तो गिवन होगा या फिर पूछा जाएगा। या तो मोलर मास गिवन होगा या पूछा जाएगा। गिवन कैसे होगा? या तो डायरेक्ट गिवन होगा, डायरेक्ट गिवन होगा। जैसे किसी ने कह दिया सोडियम का सॉलिड है, सोडियम का, तो मोलर मास पता लग गया 23। किसी ने कहा आयरन का सॉलिड है 56, किसी ने कहा कैल्शियम का सॉलिड है 40, डायमंड है 12 कार्बन, ग्रेफाइट है 12 कार्बन। या तो डायरेक्ट गिवन होगा या फिर यहां से गिवन होगा, नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास, या तो यहां पे गिवन होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गिवन होगा। इनडायरेक्ट में क्या गिवन होगा? नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास W/m इंटू n नॉट। आपको कह देगा 100 ग्राम में इतने एटम है, तो मोलर मास निकाल लेना।
तो मोलर मास या तो डायरेक्ट गिवन होगा या इनडायरेक्ट गिवन होगा। इनडायरेक्ट का मतलब है नंबर ऑफ एटम गिवन होंगे, मास गिवन होगा, मोलर मास निकाल लेना। या तो मोलर मास डायरेक्ट गिवन होगा, जैसे कह दिया सोडियम 23, कैल्शियम 40, एल्युमिनियम 27, मैग्नीशियम 24। या तो मोलर मास डायरेक्ट गिवन होगा या फिर इनडायरेक्ट गिवन होगा, और या फिर डायरेक्ट पूछा जाएगा या इनडायरेक्ट पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछ लेगा मोलर मास कितना है, या पूछ लेगा नंबर ऑफ एटम कितने हैं। बच्चे ध्यान रखना, एवोगैड्रो नंबर या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा, मोलर मास या तो गिवन होगा, गिवन भी दो तरह से होगा, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है सॉलिड का नाम बता दिया, सोडियम है तो 23, NaCl है तो 58.5, सिल्वर है तो 108, गोल्ड है तो 197। सबके एटॉमिक मास हमें पता थे 11th में। या तो मोलर मास गिवन होगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गिवन होगा। नंबर ऑफ एटम दे देगा इन्हें, गिवन मास, मास दे देगा, एटम दे देगा, मोलर मास निकाल लेना। या यही दोनों चीजें गिवन होंगी या पूछी जाएंगी। अब इसी तरह अगली बात आती है जेड की। बच्चे ध्यान दें, एवोगैड्रो नंबर या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा, मोलर मास या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा। अगली बात आ गई जेड की। जेड होता है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल। अच्छा, जेड दो तरह का होता है, फॉर एलिमेंट्री सॉलिड, फॉर एलिमेंट्री सॉलिड, फॉर आयनिक सॉलिड। अगर एलिमेंट्री सॉलिड हो, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, जिसमें एक ही एलिमेंट है, जेड होता है टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, दैट इज सिंपल क्यूबिक के लिए Z1 होगा, FCC के लिए Z4 होगा, BCC के लिए Z2 होगा और HCP के लिए Z6 होगा। अगर एलिमेंट्री सॉलिड, एलिमेंट्री मतलब एक ही एलिमेंट है, पर अगर आयनिक सॉलिड है तो Z का मतलब हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल, दैट इज फॉर्मूला यूनिट। जेड का मतलब हो गया फॉर्मूला यूनिट। आयनिक है तो नंबर ऑफ एटम, और सॉरी एलिमेंट्री है तो नंबर ऑफ एटम, पर आयनिक है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। और ध्यान रखना, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम साइनाइड, स्पाइनल और प्रोवॉक्साइड, इन सब का Z1 होता है और बाकी सब का Z4 होता है। इन सब का Z1 होता है और बाकी सब का Z4 होता है। जैसे NaCl का, जिंक सल्फाइड का, कैल्शियम फ्लोराइड का, सोडियम ऑक्साइड का, कोई भी आ जाए, बाकी सबका Z4 होगा, इन सबका Z1 होगा। बच्चे ध्यान रखना। और Z में भी दो तरह के केस आएंगे, या तो Z गिवन होगा या पूछा जाएगा, या तो Z गिवन होगा या पूछा जाएगा। ध्यान रखना बच्चे, Z में भी दो केस आएंगे, या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा। अच्छा, एक खास बात और ध्यान रखना, ये सब सीजियम क्लोराइड के जैसे हैं और सीजियम क्लोराइड का मतलब होता है BCC। अगर कोई आपसे यूं कहे कि सोडियम BCC में है या सिल्वर BCC में है, तो इसका मतलब Z2 है।
क्योंकि एक एटम का बीसीसी में होने का मतलब होता है कॉर्नर और बॉडी सेंटर, एक कॉर्नर का एक बॉडी सेंटर का। कॉर्नर 8x1/8, बॉडी सेंटर 1x1, टोटल 2 हो गए एक एलिमेंट का। पर 2 एलिमेंट का बीसीसी में होने का मतलब है, बच्चे ध्यान रखना, अगर कोई यूं कहे ए बी सीजियम क्लोराइड जैसा है और फिर कहे कि ए बी बीसीसी में है, सीजियम क्लोराइड जैसा मतलब Z1 और बीसीसी मतलब सीजियम क्लोराइड जैसा, बीसीसी मतलब सीजियम क्लोराइड जैसा है Z1। ध्यान रखना, कोई कहे सोडियम बीसीसी में है तो Z2, पर कोई कहे आयनिक सॉलिड बीसीसी में है तो Z1, क्योंकि आयनिक सॉलिड बीसीसी का मतलब होता है सीजियम क्लोराइड टाइप, और सीजियम क्लोराइड टाइप का मतलब है Z1। एलिमेंट्री सॉलिड बीसीसी में हो तो Z2, पर आयनिक सॉलिड बीसीसी में हो तो Z1। ध्यान रखना इस बात को, बड़ा खास पॉइंट है। अगली बात, Z या तो गिवन होगा, नंबर ऑफ एटम गिवन होंगे। कोई कह देगा सिंपल क्यूबिक में है, एफसीसी में है, बीसीसी में है, कोई कह देगा NaCl टाइप है, कोई कह देगा सीजियम क्लोराइड टाइप है। सिंपल क्यूबिक कहेगा आप कहना Z1, एफसीसी कहेगा Z4, बीसीसी कहेगा Z2, HCP कहेगा Z6, सीजियम क्लोराइड टाइप कहेगा Z1, सोडियम क्लोराइड टाइप कहेगा Z4। पर अगर नहीं कहेगा तो Z पूछा जा सकता है। Z के भी 2 केस होंगे, या तो Z गिवन होगा या पूछा जाएगा। ध्यान रखना, N0 एवोगैड्रो नंबर है, या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा। M मोलर मास है, या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा। Z नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल है। बच्चे यहां पे ध्यान देना, Z होते हैं नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल। ये हो गया एलिमेंट्री के लिए, और ये हो गया आयनिक के लिए। और एलिमेंट्री में Z की वैल्यू क्या होगी? एलिमेंट्री में सिंपल क्यूबिक है तो Z1, एफसीसी है तो 4, बीसीसी है तो 2, HCP है तो 6। और आयनिक में Z की वैल्यू क्या होगी? सीजियम क्लोराइड टाइप है तो 1, सोडियम क्लोराइड टाइप है तो 4, बीसीसी में है, AB अगर बीसीसी में है मतलब सीजियम क्लोराइड टाइप है तो 1। ध्यान देना बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखते जाएं, इस बात को सुनते जाएं सभी बच्चे। अच्छा, M की बात भी ध्यान रखना। M या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब सोडियम, पोटेशियम, NaCl कुछ भी दे देगा। इनडायरेक्ट का मतलब नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास, W/m इंटू N0। देखो M फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इधर देखो, ये है नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल और ये है नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन मास। नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल दिया है या पूछा है, इसका मतलब Z है। नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल गिवन है या पूछा है तो इसका मतलब Z है। पर नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन मास दिया है या पूछा है तो इसका मतलब M है। अगली बात आती है एज लेंथ। एज लेंथ बच्चे ध्यान देना, एज लेंथ में भी 2 केस होंगे, या तो गिवन होगी या पूछी जाएगी। पर गिवन या पूछी जाएगी कैसे? यहां भी 2 केस, ए के भी 2 केस, या तो गिवन होगी या पूछी जाएगी।
कैसे गिवन होगी या कैसे पूछी जाएगी? इसके भी दो तरीके हैं, कैसे गिवन होगी या कैसे पूछी जाएगी। अगर फॉर एलिमेंट्री सॉलिड बात करें तो ए गिवन होगी या पूछी जाएगी? कैसे? या तो डायरेक्ट गिवन होगी या फिर इनडायरेक्ट गिवन होगी। सिंपल क्यूबिक ए इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू डी, एफसीसी ए इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d, बीसीसी ए इज इक्वल टू 4/√3r इज इक्वल टू 2/√3d, एचसीपी A is equal to 2r, H is equal to 2/√3, 4r। बच्चे ध्यान देना इधर मेरी बात पे, इधर ध्यान दो। ए या तो डायरेक्ट गिवन होगा या रेडियस गिवन होगा, रेडियस से ए निकाल लेना, या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिवन होगी उससे ए निकाल लेना। फॉर आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में क्या होगा? दो तरह का होगा, फिर दो तरह का आयनिक सॉलिड, NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप। अगर NaCl टाइप हुआ तो A is equal to 2√2r, B is equal to √2d, BB is equal to 2RA plus RB is equal to 2DAB। और अगर सीजियम क्लोराइड टाइप हुआ तो A is equal to 2/√3 RA plus RB या 2/√3 DAB। बच्चे ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखना। एलिमेंट्री होगा तो ए या तो डायरेक्ट गिवन होगा या आर गिवन होगा या डी गिवन होगा, और आयनिक होगा तो फिर दो तरह का होगा, या तो NaCl टाइप का या सीजियम क्लोराइड टाइप का। अगर NaCl टाइप का हुआ तो या तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दी होगी या कैटायन एनायन का रेडियस दिया होगा। बच्चे ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना, सभी बच्चे इस बात को ध्यान देना, ध्यान से सुनते जाना। तो हमारे पास N0 या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा, A या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा, M या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा, Z या तो गिवन होगा या पूछा जाएगा, डेंसिटी या तो गिवन होगी या पूछी जाएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। बेसिक से शुरू करता हूं, लास्ट तक ले जाऊंगा, सुनिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला था Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻30 इफ ए इज इन पिकोमीटर एंड डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ए पिकोमीटर में है, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो फॉर्मूला ये होगा। पर अगर सेंटीमीटर में होगा तो फिर 10⁻30 मत लगाना। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पहला क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा डेंसिटी कितनी है। ये चारों चीजें दे देगा, ये चारों चीजें दे देगा और पूछ लेगा डेंसिटी कितनी है। बच्चे ध्यान देना, डेंसिटी कितनी है कैसे देगा? पहला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा कि सिल्वर एफसीसी में है, एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। बच्चे सारे सुनते जाए, सारे क्वेश्चन देखते जाए, शुरू से करना होता है डेंसिटी के क्वेश्चन। सिल्वर एफसीसी में एज लेंथ 400 है, बताओ डेंसिटी कितनी है। दूसरा क्वेश्चन, सिल्वर एफसीसी में है, सिल्वर एफसीसी में है और रेडियस ऑफ सिल्वर जो है, रेडियस ऑफ सिल्वर जो है वो 100√2 है। बताओ डेंसिटी कितनी है।
तीसरा क्वेश्चन, सिल्वर एफसीसी में है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू सिल्वर 200√2 है, बताओ डेंसिटी कितनी है। चौथा क्वेश्चन, सिल्वर नहीं, एक एटम ए एफसीसी में है, एटम ए एफसीसी में है और इसके 300 ग्राम में 1.8 इंटू 10⁻²4 एटम है, बताओ डेंसिटी कितनी है। और एज लेंथ गिवन है 400 पिकोमीटर। बच्चे 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं डेंसिटी के। 4 क्वेश्चन ध्यान से सुनो। पहले में सिल्वर एफसीसी में एज लेंथ दी है, डेंसिटी बतानी है। दूसरे में सिल्वर एफसीसी में रेडियस दिया है, डेंसिटी बतानी है। तीसरे में सिल्वर एफसीसी में है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दी है, डेंसिटी बतानी है। चौथे में सिल्वर नहीं है, कोई एटम ए है जो एफसीसी में है, जिसके 300 ग्राम में इतने एटम हैं और हमें दी है एज लेंथ भी और डेंसिटी बतानी है। चलो पहला क्वेश्चन, सिल्वर है तो मोलर मास 108 हो गया। सिल्वर है तो मोलर मास 108 हो गया। एफसीसी में है, बच्चे ध्यान से सुनते जाएं, हर एक क्वेश्चन सुनते जाएं, हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा, सभी ध्यान दीजिए। सिल्वर है तो मोलर मास मेरे को पता है, सिल्वर का मोलर मास 108 होता है, गोल्ड का 197 होता है। तो उसने कहा सिल्वर एफसीसी में है तो मोलर मास 108 हो गया, एफसीसी में है तो जेड हो गया 4, क्योंकि ये सिल्वर जो है वो एलिमेंट्री सॉलिड है। तो हमें बताया गया सिल्वर मतलब मोलर मास हो गया 108, एफसीसी में मतलब Z4। बच्चे सिल्वर एक एलिमेंट्री सॉलिड है, एलिमेंट्री सॉलिड में Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम, एलिमेंट्री सॉलिड में Z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम। अब सिंपल क्यूबिक होता तो Z1, एफसीसी होता तो Z4, बीसीसी होता तो Z2, एचसीपी होता तो Z6। अब इसने कहा सिल्वर एफसीसी में, सिल्वर मतलब मोलर मास 108, एफसीसी मतलब Z4। अच्छा एज लेंथ दे दी है 400 पिकोमीटर और डेंसिटी निकालनी है, बड़ा आसान। n0 हमें पता ही है बचपन से, तो वैल्यू पुट कर दो। Z की कितनी 4, m की कितनी 108, a की कितनी 400, n0 की कितनी 6.022 10⁻23। सारी वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी आ जाएगी। पहला केस हो गया, m पता है, z पता है, a पता है, पहला केस हो गया। दूसरा केस देखिए, दूसरे में क्या दिया है, सिल्वर है मतलब m हो गया 108, सिल्वर मतलब मोलर मास है, एटम देने का मतलब है मोलर मास दे दिया। फिर एफसीसी है, Z4 हो गया, फिर एफसीसी है तो Z4 हो गया। अच्छा तीसरी चीज, रेडियस दिया है पर हमें चाहिए क्या, ए दिया क्या है रेडियस, पर हमें पता है इन एफसीसी A इज इक्वल टू 2√2r होता है, 2√2 r दिया है उसने 100√2, तो ये हो गया √2 हो गया 2 और 2 और 2 4, ये हो गया 400 पिकोमीटर। और n0 हमें पता ही है 6.022 10⁻23। तो ये m पता है, z पता है, a पता है, n0 पता है, डेंसिटी निकाल लेना। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस, तीसरे केस में क्या कह रहा है, सिल्वर है फिर से, मोलर मास पता है 108,
एफसीसी फिर से Z4 डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है और हमें पता है इन एफसीसी A इज इक्वल टू 2√2R इज इक्वल टू √2D होता है और D हमें पता है, तो √2D D कितना है 2/√2, तो 2/√2 इंटू √2 ये हो गया 400 पिकोमीटर। M पता है, Z पता है, A भी पता है और N0 तो बचपन से ही पता है, तो डेंसिटी निकाल लेना, बहुत आसान। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चे सभी। हाँ जी बच्चे, तो फोर्थ न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या क्या दिया है। ए एफसीसी में है और 300 ग्राम ऑफ ए कंटेन्स 1.8 into 10 की पावर 24 एटम और ए की एच लेंथ भी दी है 400 पिकोमीटर और निकालनी है डेंसिटी। हमसे क्या क्या दिया एक बार फिर से देख लीजिए। एक एलिमेंट ए है जो एफसीसी में है जिसके 300 ग्राम में 1.8 into 10 की पावर 24 एटम है और ए की एच लेंथ दी है जो कि 400 पिकोमीटर है। डेंसिटी निकालनी है, बड़ा आसान। एफसीसी है तो Z4 होगा और 300 ग्राम में एच लेंथ भी दी है 400 पिकोमीटर और कहा है कि 300 ग्राम में इतने एटम हैं, तो यहां फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास, नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास W by M into M0। नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास दिए हैं 1.8 10 की पावर 24 या 18 into 10 की पावर 23 लिख लीजिए। 1.8 into 10 की 24 या 18 into 10 की 23 और मास कितना दिया है 300 ग्राम। मोलर मास निकालना है M0 6 into 10 की पावर 23। वैसे 6.022 होता है पर मैंने 18 को देखकर 6 ले लिया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 3, ये आ गया 100, तो मोलर मास आ गया 100 ग्राम। अब आपके पास Z है, A है, मोलर मास है और डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है Z into M A क्यूब इंटू N0 इंटू 10 की -30। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। Z की वैल्यू 4, M की वैल्यू 100, A की वैल्यू 400, N0 की वैल्यू बचपन से ही पता है और 10 की -30 तो आएगा क्योंकि A पिकोमीटर में है। यहां से डेंसिटी निकाल लीजिएगा बच्चे। बच्चे ये जो 4 न्यूमेरिकल आपने किए हैं ये चारों न्यूमेरिकल डेंसिटी के ऊपर थे। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी तरह के न्यूमेरिकल कौन से आ सकते हैं। ये पहली तरह के न्यूमेरिकल थे जो डेंसिटी के ऊपर आ सकते हैं। दूसरी तरह के न्यूमेरिकल आपके पास कौन से आ सकते हैं। दूसरी तरह के आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि आपको निकालना है, अभी आपने निकाली थी डेंसिटी और अब आपको डेंसिटी नहीं निकालनी है, अब आपको निकालना है N0। पहला न्यूमेरिकल जो आपके पास 4 न्यूमेरिकल है उसमें डेंसिटी निकालनी थी, दूसरे न्यूमेरिकल में आपको निकालना है N0। एवोगैड्रो नंबर जैसे न्यूमेरिकल दे देगा कि सिल्वर है, एफसीसी में है, एच लेंथ 400 है। सबसे आसान न्यूमेरिकल यही होते हैं। सिल्वर है, एफसीसी में, एच लेंथ 400 है, तो बताओ एवोगैड्रो नंबर कितना होगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी भी दी है, डेंसिटी दी है 10.5, तो बच्चे डेंसिटी गिवन है, एच लेंथ गिवन है, एफसीसी गिवन है और सिल्वर है तो मोलर मास भी पता हो गया 108, एफसीसी है तो Z पता हो गया 4, एच लेंथ गिवन है, डेंसिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है, Z गिवन है। चारों वैल्यू पुट कर देना। Z की वैल्यू 4, मोलर मास की वैल्यू 108, एच लेंथ की वैल्यू 400 और डेंसिटी की वैल्यू 10.5 इंटू N0 इंटू 10 की -30।
क्योंकि एग्जैक्ट पिकोमीटर में थी इसलिए 10 की माइनस 30 लेना जरूरी था। यहां से n0 निकाल लेना, लगभग उतना ही आएगा 6.0 समथिंग 10 की पावर 23। अब हमारे पास दो तरह के न्यूमेरिकल हो चुके हैं, एक जिसमें डेंसिटी निकालनी है और एक जिसमें n0 निकालना है। आगे देखते हैं बच्चों, अभी तक जो हमने न्यूमेरिकल देखे हैं उसमें हमने डेंसिटी निकालना देखा है और n0 निकालना देखा है। अब तीसरे न्यूमेरिकल है जिसमें हम z निकालना देखेंगे। देखिए बच्चे, कैसे दिया जाएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि सिल्वर की डेंसिटी 10.5 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसकी एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। डेंसिटी दी है 10.5, एज लेंथ दी है 400 पिकोमीटर। और दो क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता हूं आपसे, दो क्वेश्चन। वो दो क्वेश्चन क्या होंगे? पहला कि नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल कितने होंगे। और दूसरी चीज जो पूछ सकता है वो ये है, टाइप ऑफ पैकिंग क्या होगी। दोनों एक ही बात है। नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल का मतलब होता है जेड, नंबर ऑफ एटम इन ए गिवन मास का मतलब होता है m, और नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल का मतलब होता है z। तो नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल z पता लगा लो। z पता लग गया तो टाइप ऑफ पैकिंग अपने आप पता लग जाएगी। अगर z 1 हुआ तो पैकिंग सिंपल क्यूबिक होगी, 2 हुआ तो BCC होगी, 4 हुआ तो FCC होगी, 6 हुआ तो HCP होगी। तो z का पता कर लो तो आपको अपने आप ही पैकिंग का पता लग जाएगा। अच्छा, बड़ा आसान है। सिल्वर है तो मोलर मास हो गया 108, डेंसिटी दी है 10.5, एच दी है 400 पिकोमीटर। पिकोमीटर में इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 10 की माइनस 30 वाला। और n0 तो आपको पता ही होता है 6.022 10 की पावर 23। ये सारी वैल्यू पुट कर देना, m की, रो की, a की, n0 की, यहां से z आ जाएगा। और जो z आएगा बच्चे, जो z आएगा वो होगा नंबर ऑफ एटम। हाँ, हो सकता है जो z की वैल्यू आप कैलकुलेट करो 3.97 आ जाए तो इसको 4 ले लेना, या पर फिर 4.04 आ जाए तो भी इसको 4 ले लेना। और z की वैल्यू 4 आने का मतलब है पैकिंग हो जाएगी FCC या फिर CCP। FCC और CCP एक ही बात होती है, ये क्लोज पैकिंग में मैं आपको समझा चुका हूं। अगला क्वेश्चन, चौथे टाइप के क्वेश्चन। पहले टाइप के क्वेश्चन थे डेंसिटी वाले, दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे n0 वाले, तीसरे टाइप के क्वेश्चन थे z वाले। चौथे टाइप के क्वेश्चन है मोलर मास वाले। बच्चे ध्यान देना, मोलर मास वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान दीजिए। कहता है, ध्यान से सुनना, कहता है एक एलिमेंट A है जो FCC में क्रिस्टलाइज है। FCC में क्रिस्टलाइज है, एलिमेंट A है जो FCC में क्रिस्टलाइज है, जिसकी एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। FCC में क्रिस्टलाइज है, एज लेंथ 400 पिकोमीटर है और उसकी डेंसिटी 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ, यहां 3 चीजें पूछ सकता है बच्चे। गिवन क्या है? FCC, एज लेंथ, डेंसिटी। और यहां पूछ रहा है बताओ एलिमेंट का मास कितना है, या दूसरा पूछ रहा है एलिमेंट कौन है, और तीसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम इन 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। बच्चे ध्यान दें,
नंबर ऑफ एटम इन 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट के 200 ग्राम में कितने एटम होंगे बच्चे? मोलर मास निकालना है। मोलर मास निकल गया तो एलिमेंट का अपने आप पता लग जाएगा। अगर मान लो मोलर मास 23 आया तो सोडियम है, 108 आया तो सिल्वर है, 197 आया तो गोल्ड है। एलिमेंट का पता लग जाएगा। और अब नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास, इसका तो फॉर्मूला मेरे को वैसे ही आता है। पहले एफसीसी है तो Z4 हो गया, ए दिया है 400 पिकोमीटर, पिकोमीटर है तो यही फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ए पिकोमीटर में है और डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और डेंसिटी दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एन नोट की वैल्यू हमें पता ही है जो कि कितनी होती है 6.022 10 की पावर 23। ये सारी वैल्यू आप पुट कर देना, डेंसिटी की, जेड की, ए की, एन नोट की, एम निकल जाएगा। एम निकल गया तो एलिमेंट का पता लग जाएगा, और एम निकल गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम पता लगा सकते हो। नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास W/m इंटू एम नॉट। मान लो आपका एम कुछ भी निकल गया, 108 निकल गया, तो आप क्या करोगे बच्चे? ध्यान दो ध्यान दो। W की वैल्यू आपने 200 ग्राम ये रही, एम आप निकाल चुके हो, यहां से सारी वैल्यू पुट करके यहां से एम निकालोगे, वो पुट कर देना। और एन नोट की वैल्यू तो आपको पता ही है, बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो नंबर ऑफ एटम। बच्चे ध्यान रखना, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और अगर मोलर मास आ गया तो निकाल लोगे नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास। बड़ा शानदार क्वेश्चन, ध्यान देना बच्चे। दोनों क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से देखना जो पीछे करवाया था। कई बार नंबर ऑफ एटम गिवन होते हैं गिवन मास में, और कई बार नंबर ऑफ एटम निकालने होते हैं। तो मोलर मास निकल गया तो एलिमेंट का भी पता लग जाएगा, और मोलर मास निकल गया तो नंबर ऑफ एटम इन गिवन मास भी निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है हाँ जी बच्चे, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है ए के ऊपर, 5वां क्वेश्चन एजिलेंट के ऊपर। बच्चे देखिए, ध्यान से देखिए, एजिलेंट के ऊपर सुनना बच्चे, सुनना, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है ए के ऊपर, बड़ा आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिए सभी। कहता है सिल्वर की डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और सिल्वर एफसीसी में अरेंज है। सिल्वर इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से कोरिलेट करने आ जाए। डेंसिटी 10.5 है, एफसीसी में अरेंज है, और आपको बताना है एज लेंथ कितनी है, सिल्वर का रेडियस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिल्वर एटम कितनी है। बड़ा आसान। सिल्वर है तो मोलर मास हो गया 108, डेंसिटी दी हुई है 10.5, एफसीसी दिया हुआ है Z4 हो गया, और एन नोट की वैल्यू तो आपको पता ही है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप चाहे तो खाली 6 इंटू 10 की पावर 23 भी ले सकते हैं। यहां से आप ये सारी वैल्यू पुट कर देना, पिकोमीटर में है इसलिए अगर आप पिकोमीटर में चाहते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर 10 की -30 नहीं लगाओगे तो सेंटीमीटर में आएगा रिजल्ट। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दो, यहां से ए क्यूब आ जाएगा, और ए क्यूब से आप ए निकाल लेना। अगर ए क्यूब आ गया, सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो ए क्यूब आ जाएगा, और ए क्यूब से आप निकाल लेना ए, फिर यहां से ए आ जाएगा, और एफसीसी में a इज इक्वल टू 2√2r इज इक्वल टू √2d होता है। यहां से आप r और d निकाल सकते हैं बच्चे, यहां से r और d निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, डेंसिटी दी थी, मास गिवन था, जेड गिवन था, a क्यूब निकाला, a क्यूब से a निकाला, a से r और d निकाल लिया। ये तो थे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन। कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, चलिए मैं डिस्कस करता हूं एक एक करके सारे, सुनना सुनिएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन आयनिक सॉलिड में देखिए, एक क्वेश्चन है AB एक आयनिक सॉलिड है
सीजियम क्लोराइड टाइप, सॉरी आयनिक सॉलिड है BCC, AB क्रिस्टलाइज इन BCC। क्वेश्चन दे रखा है AB एक आयनिक सॉलिड है विच क्रिस्टलाइज इन BCC। AB आयनिक सॉलिड है जो BCC में क्रिस्टलाइज है और रेडियस ऑफ A है 70 और रेडियस ऑफ B है 130 पिकोमीटर। और कह रहा है कि AB का मोलर मास जो है वो 100 ग्राम है। तो बताओ AB की डेंसिटी क्या होगी? बड़ी आसान बच्चे, ध्यान देना। डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए? Z, M, A, NO। सबसे पहली बात Z, AB BCC में क्रिस्टलाइज है। बच्चे ध्यान देना, AB एक आयनिक सॉलिड है बच्चे। अगर ये एलिमेंट्री सॉलिड होता और BCC में होता तो मैं कह देता 2। अगर ये कहता सिल्वर BCC में है, गोल्ड BCC में है, कोई भी BCC में है, तो मैं कहता Z2 है। पर आयनिक सॉलिड BCC होने का मतलब BCC नहीं होता। BCC कहने का मतलब है ये सीजियम क्लोराइड टाइप है। कौन से टाइप का सॉलिड है ये? सीजियम क्लोराइड टाइप। और आयनिक सॉलिड में Z जो होता है वो फॉर्मूला यूनिट होता है। और ध्यान रखना, फॉर्मूला यूनिट आयनिक सॉलिड में मेनली दो ही चलती है, एक तो सीजियम क्लोराइड के लिए जो कि 1 होती है और एक सोडियम क्लोराइड के लिए जो कि 4 होती है। वैसे भी मैंने आपको बताया था सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड, थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम आयोडाइड, थैलियम साइनाइड, स्पाइनल और प्रोवोक्साइड, इनके लिए Z1 होता है, बाकी सबके लिए Z4 होता है। वैसे भी दो तरह के सॉलिड आएंगे, एक सीजियम क्लोराइड टाइप के, एक सोडियम क्लोराइड टाइप के। सीजियम क्लोराइड टाइप के आएंगे तो Z1, सोडियम क्लोराइड टाइप के आएंगे तो Z4। अभी फिलहाल उसने कहा AB BCC में है। अगर वो कहता A BCC में है, A मतलब कोई एलिमेंट्री सॉलिड BCC में है, तो मैं Z2 कहता। पर AB BCC में है मतलब AB सीजियम क्लोराइड टाइप का है और AB अगर सीजियम क्लोराइड टाइप का है तो Z1 होगा। पहली बात Z पता लग गया। अच्छा, फिर उसने कहा रेडियस हो गए सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के लिए A होता है 2/√3 RA प्लस RB इज इक्वल टू 2/√3 DAB। और उसने क्या दिया? RA और RB दिया है, तो 2/√3 RA कितना? RA दे रखा है 70, RB दे रखा है 130, तो ये हो गया 200, 400/√3। यहां से A आ गया, पिकोमीटर नहीं आएगा, Z आ गया, A आ गया, मोलर मास उसमें गिवन है और N0 की वैल्यू तो हमें बचपन से पता है 6.022 into 10⁻23। Z पता है, A पता है, मोलर मास पता है, N0 पता है, सारी वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी भी पता चल जाएगी। क्वेश्चन सुनते जाइए बच्चे, क्वेश्चन सुनते जाइए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिए। IIT का क्वेश्चन है बच्चे, IIT में आ चुका है, चेक कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। कहता है, क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है AB NaCl टाइप है। अच्छा, NaCl टाइप कहते हैं, हमें पता लग गया Z4 होगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। AB NaCl टाइप है जिसका मोलर मास 22 ग्राम है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन A एंड B y की पावर 1/3 सेंटीमीटर है। और आपको बताना है डेंसिटी ऑफ AB इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर। IIT का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान दे। पहली बात, AB NaCl टाइप का है, NaCl टाइप का है तो Z हो गया 4। बहुत अच्छे। मोलर मास दिया है भाई। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया है और B में। अच्छा, NaCl के टाइप का है, NaCl टाइप का है तो NaCl के लिए फॉर्मूला होता है A = 2√2 RB = √2 DBB
इज इक्वल टू 2RA प्लस RB इज इक्वल टू 2 DAB। DAB दिया है, A चाहिए, खुद कर दो। 2 इंटू वाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास A भी आ गया, 2 इंटू वाई की पावर 1/3 सेंटीमीटर। Z आ गया, M आ गया। N0 की वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि आंसर N0 की टर्म में निकालना है, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ये पिकोमीटर के लिए फॉर्मूला। अगर सेंटीमीटर में है तो 10 की -30 नहीं लगाओ, Z इंटू एम अपॉन A क्यूब इंटू M0। Z कितना 4, M कितना Y, A कितना 2y की पावर 1/3 का क्यूब। N0 की वैल्यू पुट नहीं करनी। ये हो गया हमारे पास 4y और नीचे आ गया 2 का क्यूब 8, y की पावर 1/3 का क्यूब y इंटू N0। ये कैंसिल होगा, ये आ गया 2, आंसर आ गया 1/2 N0। तो उसने कहा था डेंसिटी निकालिए इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर। चलिए चलिए, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं। सुनिएगा, क्वेश्चन बड़े सारे हैं, अगर समय है तो कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिएगा क्वेश्चन, देखिए कहता है डायमंड में कार्बन का रेडियस ऑफ कार्बन 70 पिकोमीटर है। डायमंड की डेंसिटी क्या होगी? ये क्या है, तो इसने कुछ नहीं बताया, पर हमें डायमंड के बारे में बहुत कुछ पता है। सुनिए, हमें एक बात पता है कि डायमंड का स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड टाइप का है। जैसे जिंक सल्फाइड में 2 आयन होते थे, सल्फाइड और जिंक। सल्फाइड होते थे FCC में, जिंक होते थे अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे। इसी तरह डायमंड में दोनों कार्बन होते हैं, कार्बन FCC में होते हैं, कार्बन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे होते हैं। तो FCC में होते हैं तो टोटल कार्बन 4 हो गए, टेट्राहेड्रल अल्टरनेट टोटल टेट्राहेड्रल 8 होते हैं। कार्बन 4 है तो ऑक्टाहेड्रल भी 4 होंगे और टेट्राहेड्रल 8 होंगे, पर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल फिर 4 होंगे। मतलब 4 कार्बन FCC में और 4 कार्बन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे, तो टोटल कार्बन हो गए 8 एक यूनिट सेल में। चलो जी, Z की वैल्यू पता लग गई 8। अच्छा, Z की वैल्यू पता लग गई। अच्छा, डायमंड कार्बन से बना होता है तो मोलर मास कार्बन का पता है 12 ग्राम। कार्बन का मास तो हमें पता ही है 12 ग्राम। अच्छा, यहां देखिए ये FCC में है। इधर इस बात पे गौर कीजिए, बड़ी खास बात है। IIT का क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देना। कह रहा है FCC मतलब कॉर्नर और फेस, टेट्राहेड्रल मतलब 2 on each body diagonal at 1/4 distance from each corner। बच्चे टेट्राहेड्रल ये रहा, एक कार्बन FCC में और 4 कार्बन FCC में, 4 टेट्राहेड्रल पे। FCC मतलब कॉर्नर पे, टेट्राहेड्रल मतलब बॉडी डायगोनल पे। टेट्राहेड्रल मतलब 2 on each body diagonal at 1/4 distance। ये पूरा होता है √3a और ये होता है √3a/4। और ये किसके इक्वल होगा? एक रेडियस 2 रेडियस, तो √3a/4। एक बार ध्यान से देखिए बच्चे दोबारा से, ये रहा डायमंड का यूनिट सेल। थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये रहा डायमंड का यूनिट सेल। बच्चे एक कार्बन इसका FCC मतलब कॉर्नर और फेस पे है, और एक कार्बन इसका टेट्राहेड्रल मतलब 2 on each body diagonal at 1/4 distance from each corner। ये पूरा होता है √3a बॉडी डायगोनल। ये हो गया √3a/4।
और ये किसके इक्वल होगा, ये आर, तो √3a/4 इज इक्वल टू 2r, और यहां से a आ गया 8r/√3, r की वैल्यू यहां से पुट कर देना, a आ जाएगा, z पहले आ चुका है, m पहले आ चुका है, a भी आ गया, ZMA पुट कर देना, n नोट पता ही है, डेंसिटी आ जाएगी। ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे, और अच्छे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है हाँ बच्चे सुनिएगा, कहता है ग्रेफाइट इज elementary solid of carbon in which carbon are arranged in HCP. Carbon HCP में if radius of carbon is 70 picometer, what is density of graphite? अच्छा HCP में मेरे को एक बात पता है बच्चे, Z हो गया 6, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग Z6 हो गया, बहुत अच्छे। कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, तो ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, तो मोलर मास 12 हो गया, और रेडियस दिया है 70। अच्छा HCP का वॉल्यूम हमने पढ़ा था 24√2r³, r की वैल्यू यहां पुट करना, वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम क्यूबिक का है, HCP का वॉल्यूम ये नहीं है, HCP का वॉल्यूम होता है 24√2r³। तो यहां पुट कर देना ρ इज इक्वल टू Z इंटू m अपॉन वॉल्यूम इंटू n0 इंटू 10⁻30। बच्चे ध्यान दें, तो यहां पे आप वॉल्यूम पुट कर देना, r की वैल्यू पुट करोगे वॉल्यूम आ जाएगा, Z की वैल्यू हो गई 6, मोलर मास हो गया 12, और वॉल्यूम आपने वहां से निकाल लिया। HCP का वॉल्यूम क्या होता है, HCP का वॉल्यूम होता है, अच्छा HCP का वॉल्यूम क्या होता है 24√2r³, r की वैल्यू दे रखी है, यहां से वॉल्यूम निकाल लेना, वॉल्यूम यहां पुट कर देना, n0 की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 होती है, और यहां से डेंसिटी निकाल लेना बच्चे। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रेफाइट HCP में मतलब Z6 कार्बन से बना है, मोलर मास 12, और HCP का वॉल्यूम हम पहले ही पढ़ चुके हैं 24√2r³, r की वैल्यू आपको ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे। क्वेश्चन पूछा गया, कहता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कहता है कि एक एलिमेंट है ए, उसने दो तरह के यूनिट सेल बनाए हैं, एक FCC और एक BCC, और FCC के जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ है 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, और BCC का जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ है 3 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो उनकी डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ FCC और डेंसिटी ऑफ BCC का रेशियो क्या होगा, बड़ा आसान। FCC की डेंसिटी, FCC के लिए Z होगा 4, अच्छा एलिमेंट सेम है इसलिए मास सेम होगा, n0 वैसे ही सेम होता है, 10⁻30 वैसे ही सेम होता है, तो डेंसिटी का रेशियो, एलिमेंट सेम है तो मास सेम होगा, एलिमेंट सेम है तो मास सेम होगा, n0 वैसे ही सेम होता है, 10⁻30 वैसे ही सेम होगा, तो डेंसिटी का रेशियो क्या होगा,
ZFCC अपॉन एज लेंथ FCC, ZFBCC अपॉन एज लेंथ BCC। तो आपको कुछ नहीं करना, FCC का Z4 होता है, BCC का Z2 होता है। FCC का Z4 होता है, इसकी एज लेंथ दी हुई है, इसकी भी दी हुई है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। इसकी वैल्यू कुछ कर दो 4, इसकी 3.5 का क्यूब, इसकी 2, इसकी 3 का क्यूब, डेंसिटी का रेशियो निकाल लेना। बच्चे बहुत सारे न्यूमेरिकल और हैं। For next lecture, please like, share and subscribe my channel.